नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के तृतीय दिवस पर सराहनीय पहल करते हुए सुबेर सोसाइटी गैरसैंण के 9 बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई दिखाने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा और जाना कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, प्रदेश के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सोसाइटी के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से ये संस्था आसपास के क्षेत्रों के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए उनकी शिक्षा और देखभाल का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्था बच्चों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने में भी सहयोग करती है, जिससे उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वात्सल्य योजना के माध्यम से बच्चों के खातों में प्रति माह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है, जिससे उनकी शिक्षा और देखभाल में सहायता मिलती है। आप जैसे देख रहे हैं सुबेर सोसाइटी के नवीन प्रकाश जो कि एडवोकेट हैं और बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एडवोकेट नवीन प्रकाश ने एक बहुत ही सुंदर एनजीओ सुबेर करके खोला है कि सुबह हो रही है और इसमें उन्होंने ऐसे बच्चों की जिम्मेवारी ली है जिनके या तो दोनों माँ बाप नहीं हैं या एक या माँ या पिता नहीं है। वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, ये देखने का को सुनिश्चित करते हैं कि उनके घर में उनकी देखभाल ठीक से हो रही है। आप जैसे जानते हैं वात्सल्य योजना के तहत हमारी उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को जो जिनके दोनों माँ बाप नहीं है 4,000 पर मंथ देती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि करना आसान नहीं होता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सुबेर के नवीन प्रकाश को कि वो इतना सुंदर काम करे। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और ऐसे बच्चों को लिंक किया इस बहुत ही अच्छी योजना से, सरकार की योजना से, जिससे बच्चे भी खुश हैं। और हम जो प्रयास जो सरकार का रहता है कि बच्चों तक पहुंचे और ऐसे बच्चों तक पहुंचे जिन्हें हमारी जरूरत है, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो सुबेर फाउंडेशन को मैं बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को अपने गीतों के माध्यम से संजोने वाले प्रसिद्ध लोक गायक और मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात भूपेंद्र बसेड़ा एक बार फिर नए गीत के साथ श्रोताओं के बीच आए हैं। भूपेंद्र बसेड़ा के गीतों में पहाड़ की मिट्टी की खुशबू, लोक जीवन की सादगी और उत्तराखंड की पहचान साफ झलकती है। इसी कड़ी में अब उनका नया गीत हम उत्तराखंडी 6 रिलीज हो गया है। ये गीत उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ी स्वाभिमान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संदेश देता है। आइए अब आपको सुनाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा का हम उत्तराखंडी 6 गीत। हमारी सब है अलग बात हमारी, देवभूमि जन्मभूमि उत्तराखंडी जात हमारी, उत्तराखंडी जात। जथले चोला नाम का मोला भूमि तेरी जथले चोला नाम का मोला भूमि तेरी हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो। साधा भोला भाला हम उत्तराखंडी छो, जान लड़ने वाला हम उत्तराखंडी छो, सब धर्मों की माला हम उत्तराखंडी छो, राष्ट्र प्रेम के ज्वाला हम उत्तराखंडी छो, चारों धामों की छत्र छाया हम कठिले जान, देवी देवों की छत्र छाया हम कटिले जान। हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो, हम उत्तराखंडी छो। गैस और तेल के संकट को देखते हुए उपभोक्ताओं द्वारा गैस गोदाम पर गैस सिलेंडर बुक करने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। सबसे अधिक परेशानी होटल और रेस्टोरेंट स्वामियों को हो रही है, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते और इनकी आपूर्ति न होने से अधिकतर छोटे और बड़े रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं और इसका सीधा असर आने वाले पर्यटक सीजन पर भी पड़ सकता है। भारत गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ लगी हुई है और गैस बुक करने के लिए लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी विकास
थापली ने बताया कि पिछले 2 घंटे से वो गैस बुक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और अब पर्यटक सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में काफी परेशानी हो सकती है। पेट्रोल पंप स्वामी नीरज अग्रवाल ने बताया कि अभी तेल की कोई भी किल्लत नहीं है और कंपनी से उन्हें भरपूर मात्रा में तेल मिल रहा है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। सुमन देवी ने कहा कि सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ रहा है। दो घंटे से खड़े हो रखे हैं सारे। यहाँ देखिए इतनी लंबी लाइन, इससे पहले तो दो लाइनें लगी हुई थी। यहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। और अभी आपको पता ही आने वाला सीजन, अब सीजन शुरू होने वाला है और गैस नहीं होगी तो कैसे चलेगा। हम लोग तो पर्यटन पे ही डिपेंड करते हैं पूरा। होटल्स इतने, मसूरी 90% मेरे ख्याल से तो ये रोजगार पर्यटन पे ही है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ होटल वालों को अपने होटल बंद करने पड़ेंगे या चूल्हा जलाना पड़ेगा। कमर्शियल देखिए, प्रशासन देखे कि क्या होगा। अगर सिलेंडर नहीं हुआ तो सर कैसे हम टूरिस्ट को खाना देंगे या उनको क्या फैसिलिटी दे पाएंगे। और आने वाले टाइम पे तो अगर ये हालात रहे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ रोजगार बिल्कुल कुछ है नहीं टूरिज्म के अलावा। तो आप देखिए अभी तो ये कुछ भी नहीं है। 11 बजे आप आते तो यहाँ कम से कम 2-3 लाइनें लगी हुई थी। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे किसी भी तरह की कोई भी डीजल पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग पैनिक हो रखे हैं इधर उधर की र्यूमर कह लीजिए या न्यूज से सुन के या अखबारों में पढ़ के कि लड़ाई तो देखिए हो ही रही है, उसकी वजह से गैस में दिक्कत आ रही है। लेकिन आज हमारी इंडियन ऑयल कंपनी, जिसका मैं डीलर हूँ, हमें भरपूर मात्रा में तेल दे रही है। जैसा हमारा टैंकर डेली पहुंचता है तो तुरंत वो हमारी सप्लाई देते हैं। उसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और जिसको जितना चाहिए, फर्क ये पड़ता है हुआ है कि जिसको 1000 रुपए का जो डलवाता था वो कहता है कि जी मेरी तो टंकी फुल कर दो। इसकी वजह से लोग पैनिक हो रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के मन में भय व्याप्त है, लेकिन किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे कंपनी वालों ने आश्वासन दिया है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्थिति है, कंपनी ये कह रही है कि आपको जितना माल चाहिए आप माल लीजिए, पैसे भेजिए और माल लीजिए। क्योंकि कंपनी पहले पैसे लेती है, माल देती है, और ये जो कि उनकी एक प्रक्रिया, नॉर्मल प्रक्रिया है, उसी में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लोग इसे डीजल को कुछ भंडारण करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से शायद ना कराया जाए। पब्लिक थोड़ा परेशान हो जाती है पीछे से कि गैस की किल्लत हो रही है इस वजह से ना। पर अब घरेलू गैस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि केवाईसी होनी अनिवार्य है और बुकिंग करना जरूरी है। बिना बुकिंग के नहीं मिल रहा है। 25 दिन का वो चल रहा है, 25 दिन का गैप के बाद ही आपको मिलेगा। तो सर पीछे से नहीं आ रहा है, प्लांट से ही बहुत शॉर्टेज है। तो कमर्शियल की तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ घरेलू गैस की उपलब्ध पूरे है। बट वो ये कि बुकिंग पे ही मिलेगा 25 दिन के गैप के बाद। तो गैस तो आ रही है, रेगुलर आ रही है। यही है कि बल्क में सिलेंडर ना दी जाए, 25 दिन के बाद ही, किसी जब बुकिंग के बाद ही दिया जाएगा। केवाईसी के बाद केवाईसी होनी जरूरी है, बायोमेट्रिक होना कस्टमर का, उसके बाद ही उनकी बुकिंग होगी। कॉमर्शियल तो अभी पीछे से नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल अभी तक बड़े आने की तो कोई वो नहीं है न्यूज की। कमर्शियल आ जाएंगे हमारे पास, 2 दिन से तो आए नहीं। होटल लोगों वाले काफी लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है इसी वजह से, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं महापौर और नगर आयुक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल। ऋषिकेश के गोविंद नगर स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड का किया स्थलीय निरीक्षण। महापौर और नगर आयुक्त ने फिर किया दावा, गोविंद नगर में अप्रैल से नहीं डलेगा नया कचरा। हजारों मीट्रिक टन कचरे का अगले 6 महीने में होगा निस्तारण। कचरा निस्तारण के लिए 6.79 करोड़ स्वीकृत। कचरे को हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया 1 महीने में होगी पूरी, ये कहना है नगर आयुक्त का। अप्रैल महीने में नगर निगम के लालबीटा पानी में निर्माणाधीन कचरा निस्तारण प्लॉट होगा शुरू। 15 दिनों में प्लॉट में मशीन कर दी जाएगी इंस्टॉल। लालबीट प्लांट में पहुंचेगा नया कचरा। गोविंद नगर के डंपिंग ग्राउंड से पुराने कचरे का भी होगा निस्तारण। बदबू, गंदगी और कई प्रकार की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। काफी लंबे समय से गोविंद नगर में पड़ा हुआ है कूड़ा, कहना महापौर का। कूड़ा हटाने को लेकर चुनाव में किया था वादा, 6 महीने के अंदर हटेगा कूड़ा। सीएम धामी के मार्गदर्शन में ऋषिकेश में हो रहे कई कार्य। ऋषिकेश होगा कूड़ा मुक्त। स्वच्छता और गंगा की निर्मलता के प्रति विशेष ध्यान।
ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल। हम सब खड़े हैं और इस एरिया का नाम है गोविंद नगर। बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है और ये कूड़े का चर्चा बहुत लंबे टाइम से सभी लोग सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 25-30 साल से ये कूड़े को ढेर यहाँ लगाया गया। हम सब जब चुनाव जीत के आए तो हमने भी चुनाव में वादा किया था कि कूड़ा भी हटाएंगे, बहुत सारे चीजों के लिए बोला, जिसमें कई ऐसे काम है जिसमें हम सफल हो गया। ये सब जो सफलता के मेन उद्देश्य है, मेन कारण है, वो हमारे सरकार का है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के वजह से, उनसे निवेदन करने से बहुत सारे काम ऋषिकेश के अंदर हो रहा है। आज ये जो कूड़ा के पहाड़ है, इसमें सरकार से भी हमने पैरवी किया। हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त बिनवाल जी हैं और बहुत लंबे टाइम से हम लोग इसका भी फाइल लेके और तैयार करके शासन में चल रहे थे। कल मुझे माननीय सीएम साहब से बात हुआ और उन्होंने बोला कि शंभू जी आपका ये काम हो गया है, रोज इतना पैसा यहाँ से मतलब सैंक्शन हो गया। वो तो बात तो पहले भी हो गया था, पर मुझे लगता है ऐसे शायद वो सारी चीज सत्र में रखा जाता है। तो कल जो है ये सारे चीजें उन्होंने बताया और मुझे लगता है कि वो जब भी मैं मिलता हूँ ऋषिकेश के समस्या लेके, तो सबसे पहले हम लोग कूड़ा की बात करते हैं और कूड़ा के बाद तो आप लोग भी पूछते रहते हैं। तो देखिए आज यहाँ से जो है बहुत दूरी पे नहीं, 10-20 मीटर के दूरी पे नीचे गंगा जी है और यहाँ लोग जो है गोविंद नगर के आसपास के जितना एरिया है, बहुत सारे लोग जो ज्यादा जिनका एज है वो बीमारी से ग्रस्त भी है। तो आज ये जो है ऋषिकेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कूड़ा हटने जा रहा है। हम सब ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर कूड़ा हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। शासन द्वारा इसके लिए 6.79 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर ली गई है और उसके ही अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है, अखबार में चला गया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो 1 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और विज्ञापन में टेंडर में 6 महीने का टाइम इसके निस्तारण के लिए रखा गया है। तो 100% जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है तो निस्तारण होना 100% इसमें मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। आज मैं हिलटेक से हाईटेक का मंत्र आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा राज्य सुंदर पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है हिल से हाईटेक का मंत्र। ये मंत्र है तकनीकी दक्षता का, ये मंत्र है ट्रांसफॉर्म होते उत्तराखंड के नवाचार का। हिल से हाईटेक मंत्र के तहत सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप और AI संचालित शासन की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और आसान बनाना है। इस लक्ष्य को साकार करते हुए अब डिजिटल उत्तराखंड ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ही ऐप से प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड डिजिटल ऐप उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिसमें हम घर बैठे ही बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन, भूलेख, अपनी सरकार, पुलिस सिटीजन पोर्टल जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे लिया जा रहा है। 1905 सीएम हेल्पलाइन राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सेवा में भी AI आधारित सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया जा रहा है। अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 976 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल सेवा का लाभ ले चुके हैं और लगभग 95% गांव डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। हाईटेक हो रहा प्रदेश, सपने हो रहे हैं साकार, उम्मीदों को लगे हैं पंख, खुले हैं संभावनाओं के द्वार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी चारधाम यात्रा के चलते नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नगर आयुक्त ने व्यापार मंडल, टैक्सी, ऑटो और ठेली लगाने वाले संचालकों के साथ बैठकर साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान संवैधानिक कार्रवाई होगी और इसमें नेतागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। बता दें कि इन दिनों शहर की सड़कों पर अतिक्रमण बेलगाम दिखाई दे रहा है। नालियों के आगे फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों का पूरा कब्जा है। व्यापारियों ने इस कब्जे को करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिस कारण लोगों का सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है और चारधाम यात्रा भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में सड़कों पर पैदल चलने वाले पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ेगा। ये जानकारी संज्ञान में आने के बाद नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने टैक्सी, ऑटो, व्यापार मंडल और ठेली लगाने वाले संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो नालियां हैं नगर निगम की, उनको अतिक्रमण मुक्त रखें। जो त्रिवेणी घाट है, वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान से संबंधित रेड़ी, ठेली और इस प्रकार के चीजें न जाए और उसको साफ और सुंदर बनाए रखें त्रिवेणी घाट को। और इसके अलावा जो सड़क पे वाहन खड़े कर देते हैं लोग अनऑथराइज तरीके से, उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। और नगर निगम के द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर एक बृहद अभियान चलाया जाएगा और जिसके भी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का नगर निगम ऋषिकेश का उद्देश्य है। और ये योग नगरी भी है, माँ गंगा के पावन तट पर बसा हुआ शहर है, तो किसी भी प्रकार से पॉलीथीन गंगा नदी तक न जाए और इधर उधर न फैले, इसको लेकर के बहुत सख्ती। प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर 30 अप्रैल तक श्रद्धालु के लिए बंद रहेगा। इससे पहले गिरिजा मंदिर को श्रद्धालु के दर्शन के लिए 5 मार्च तक बंद रखा गया था। मंदिर बंद होने से इस साल नवरात्र पर श्रद्धालुओं को माता के दर्शन मंदिर परिसर में ही करने पड़ेंगे। दरअसल कोसी नदी के बीच स्थित माता गिरिजा देवी के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गर्मियों के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ जाती है। इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने से मंदिर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, जिससे चलते ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें 2010 में गिरिजा देवी मंदिर के टीले में दरार पड़ने से मंदिर की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 11.93 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी, जिसका अर्थ सिंचाई विभाग के जरिए कार्य निरंतर किया जा रहा है। जय माता दी। सभी भक्तों को मां गिरिजा देवी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मां गिरिजा देवी का विकास कार्य विशेष कॉरिडोर के रूप में कराया जा रहा है, जिस हेतु 2 महीने से मां गिरिजा देवी के मंदिर में लगातार कार्य चल रहा है और संभवतः अभी 1 से 1.5 महीने इसमें कार्य में और लगेगा, जिस लिहाज से प्रशासन द्वारा 10 अप्रैल तक का मां गिरिजा देवी का दरबार सभी भक्तों के लिए पूर्ण रूप से बंद किया गया है। और जो भक्त अगर वहां आ भी जाते हैं तो वो प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहां हमारा भंडार गृह है, यज्ञशाला, तो वहीं पे मां भगवती का भोग लगेगा। जय माता दी। महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत की अध्यक्षता और सदस्या सरोज बहुगुणा की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इस अवसर पर घरेलू हिंसा के कुछ प्रकरण अन्य जनपदों राज्यों में स्थानांतरित किए गए, जिन्हें सूची से हटाने के निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत ने कहा कि सीएम धामी के निर्देशों पर जन जन की सुनवाई कार्यक्रम के प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से उनके अधिकारों हितों की रक्षा करना ही महिला आयोग का कार्य है। महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है और वो निकट के थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि ऐसी महिलाओं की अपील को गंभीरता से ले, जिससे महिला के अंदर सुरक्षा की भावना जाग सके। उन्होंने कहा कि कानून का पालन सभी को करना चाहिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसा प्रकरणों पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं से फोन पर भी जानकारी ली। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत ने डीएम नितिका खंडेलवाल से कार्यालय में भेंट की।
यहाँ पे कि हमें हमारा जो काम है वो 80% पुलिस के साथ ही होना है, और पुलिस ने यहाँ पे बिल्कुल ये हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे सब लोग डरते हैं, कानून से लोग डरते हैं। यहाँ पे पुलिस, और मुझे लगता है कि टिहरी पुलिस सक्षम है इन सब चीजों को हैंडल करने में, और आगे भी अगर कोई महिला संपर्क करेगी तो ये लोग बिल्कुल अपना 100%। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। इस जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना और उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर शोषण, भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न समेत महिलाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भी प्रयास किया गया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख से जन सुनवाई चल रही है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग हरिद्वार में बैठे हैं। हरिद्वार में लगभग अब तक मुझे लग रहा है कि 25 के आसपास केस सुनवाई यहाँ पे हो गई है और कुछ केसों के निस्तारित संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे हैं तो हमने वो निस्तारित कर लिए हैं और कुछ हमने आयोग में बुलाए हैं, कुछ हमने पुलिस को भेज दिए हैं जो कि हमारी जांच के लिए गए हैं और अभी भी कई सारे लोग बैठे हैं, अभी हम उनको सुन ही रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिलाओं जो महिलाएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, दूरस्थ क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी तरह से वो मानसिक उत्पीड़न झेल रही हैं, तो हम जिला मुख्यालय में जाके स्वयं जाके और उनको सुन रहे हैं। वो हम तक पहुंचे, हमने पूरा प्रचार प्रसार की, आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी अगर पीड़ित है तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पे है, आप आइए और अपने शिकायतें आप। जिला मुख्यालय स्थित गैलेक्सी होटल में हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले का रुद्रप्रयाग पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतका के लिव इन पार्टनर और उसके दोस्त को हरियाणा के पटियाला रोड थाना चिक्का से गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद और कहासुनी के बाद दोनों आरोपियों ने गला घोंटकर महिला की हत्या की है। घटना बीती 7 मार्च की है। एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि जब गैलेक्सी होटल के संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके होटल में रुकी एक महिला बेहोश है और उसके साथ आए 2 पुरुष गायब हैं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को जिला अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन 8 मार्च को मृतका के भाई अकबर निवासी कुरुक्षेत्र ने शव की शिनाख्त अपनी बहन काजल के रूप में की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अरुण और अक्षय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की, जिसके बाद आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि मुख्य आरोपी अरुण पिछले 4 साल से काजल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। तीनों घूमने के इरादे से रुद्रप्रयाग पहुंचे और होटल में ठहरे। 7 मार्च को काजल और अरुण के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई और गाली गलौज हुई। झगड़ा बढ़ने पर अरुण ने काजल के हाथ पैर पकड़ लिए और अक्षय ने पहले हाथ से गला दबाया, फिर काजल की ही चुन्नी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। होटल से जो होटल के एंट्री रजिस्टर में डिटेल्स थी और जो हमारे सीसीटीवी फुटेज का जो हमने आकलन किया, उसके आधार पर हमने 2 लोगों को इसमें संदिग्ध पाया था जिनका नाम अरुण और अक्षय है। ये दोनों ही हरियाणा के निवासी हैं। हमने जब इसमें और जानकारी की तो जो महिला की जो तस्दीक होने पर आया, महिला का नाम हमें पता चला था काजल, जो जिला कैथल हरियाणा की रहने वाली है और जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। हमारे द्वारा महिला के मृतका के परिवारजनों से संपर्क साधा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि जो हमारी मृतका है और अरुण जो व्यक्ति है जो संदिग्ध था इसमें, वो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। मृतका के अपने पूर्व पति से पहले से 3 बच्चे थे और
अरुण के साथ भी इसका एक बच्चा पहले से हुआ था, जो फिलहाल मृतका की बहन के साथ रह रहा था। इस जानकारी पर हमारे टीमों द्वारा इनको तस्दीक करने के लिए हरियाणा भी टीमें भेजी गई थी यहाँ से। वहां जाकर हमें पता चला कि चीका थाना पटियाला रोड पर जिला कैथल में अक्षय और अरुण दोनों पर पूर्व में एक मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा अपराध संख्या 17/26 जो स्नैचिंग के केस में दर्ज था। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।